हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग धातु का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। नहीं, रासायनिक गुण मतलब ये कि धातु किससे विक्रिया करके क्या बनाता है। धातु के रासायनिक गुण में आपको विक्रिया बतलाए थे, एक ऑक्सीजन से विक्रिया और दूसरा जल से विक्रिया बतलाए थे। प्रोडक्ट आपको ध्यान पे रखना होगा। बतलाए थे कि ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनेगा। तो ऑक्साइड बनेगा तो सिंपल बात है, संयोजकता केवल समझ करके रखना है, प्रोडक्ट लिखा जाएगा। और दूसरा बात ये बतलाए थे कि ऑक्साइड का प्रकृति भी आपको याद रखना है कि जो धातु का ऑक्साइड बनेगा वो भास्मिक होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ जो ऐसे भी धातु के ऑक्साइड हैं जो उभयधर्मी होते हैं, भास्मिक गुण के साथ साथ, भस्म के गुण के साथ साथ अम्ल का भी गुण रखते हैं। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड को जो भस्म और अम्ल दोनों के गुण रखते हैं, इनको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इतना बतलाए थे आपको। आगे आपको हेडिंग देना था। और तीसरा अम्ल से अभिक्रिया, हेडिंग दीजिएगा अम्ल से अभिक्रिया। हाँ, क्या लिखा था? अम्ल से अभिक्रिया ना। देखिए, अम्ल से अभिक्रिया में आपको समझना है। पहले देखिए, लगभग सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया का, देखिए एक चीज आपको उससे पहले एक चीज समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से कि जो धातु से अभिक्रिया है, धातु का अभिक्रिया जल से हो चाहे किसी के साथ हो, मतलब धातु जब अभिक्रिया करता है तो एक कारक फैक्टर होता है, एक ऐसा कारक है, फैक्टर है जो चीजों को प्रभावित करता है, मतलब ये अभिक्रिया करने के नियम को बदलता है, और वो है कारक क्रियाशीलता। जैसे जैसे नीचे आएंगे क्रियाशीलता जो है वो घटता बढ़ता है। हाइड्रोजन सुपर, ऐसे बीच में और भी है, हम एवरेज लिखे आपको, ये नहीं तो इस तरह से ये क्रियाशीलता जैसे जैसे नीचे जाएंगे अभिक्रिया करने का क्षमता उसका घटेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। ये अलग बात है कि मतलब सोडियम जितना आसानी से करेगा उतना आसानी से Fe नहीं करेगा, और यदि बहुत कम क्रियाशील रहेगा तो करेगा भी नहीं। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, चाहे कोई भी रहे, कोई भी धातु रहे, उसका अभिक्रिया करने का जो क्षमता है वो निर्भर करता है उसकी क्रियाशीलता पर। क्रियाशीलता के हिसाब से ही कोई भी धातु किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया करता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। जैसे आपको जल से अभिक्रिया पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे तो बतलाए थे कि जल से अभिक्रिया करेगा धातु, तो उसका कंडीशन क्या था कि जल का अलग अलग अवस्था था। ठंडा जल मतलब सामान्य ताप पर, गर्म करने पर भाप से, तो क्रियाशीलता के हिसाब से था। अधिक क्रियाशील ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेगा, यदि कम क्रियाशील है तो गर्म करना पड़ेगा जल को, और एकदम अति कम क्रियाशील है, एकदम कम क्रियाशील है काफी, तो उसको आपको गर्म करने से भी नहीं होगा, भाप से होगा। भाप में ज्यादा एनर्जी होता है, वो अधिक होता है बहुत उष्मा के कारण। तो ये बतलाया था आपको। यहाँ भी उसी तरह से है, जो अधिक क्रियाशील धातु है, मतलब जो ठीक ठाक क्रियाशीलता है, हाइड्रोजन से ऊपर वाला सब ठीक ठाक है, और जैसे से ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता बढ़ता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले लगभग सभी धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होता है अम्ल से अभिक्रिया।
किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा धातु तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा वो होगा उसका संगत लवण। संगत लवण मतलब कि धातु का लवण बनेगा। अम्ल में से जो पार्ट बच जाएगा हाइड्रोजन के अलावा, जैसे HCl है, HCl, तो हाइड्रोजन तो H2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बनेगा ना, क्लोराइड बचेगा, तो इसके थ्रू से लवण बनेगा। चलिए डैश देख लीजिए। देखिए क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस तथा संगत लवण का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस तथा संगत लवण का निर्माण करता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी है हम बोले कि ठीक ठाक क्रियाशीलता में आता है, उससे नीचे वाला अत्यंत कम क्रियाशील हो जाता है। तो जो ऊपर है हाइड्रोजन से ऊपर, वो सभी धातु जो है वो सभी धातु हाइड्रोजन से ऊपर वाला वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और उसका संगत लवण जो धातु रहेगा उसका लवण का निर्माण करेगा। जैसे जिंक है ऊपर ही रहता है कि HCl से अभिक्रिया करेगा, HCl, तो हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन निकलने इसको क्या नाम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्लोराइड ना बचेगा, इसका नाम इसके साथ जोड़ के बोलिए। इसे इसका नाम जो है ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड है ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो निकल जाएगा गैस के रूप में, तो जिंक का इसके साथ ऐसे समझ लेना है आपको। क्या बन जाएगा लवण, संगत लवण जिंक क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा, ZnCl2। कैसे, तो जिंक रेडिकल होता है Zn2 प्लस और क्लोराइड होता है Cl माइनस, तो ये वाला दो यहाँ चला जाएगा, ये वाला एक यहाँ, तो ZnCl2 हो गया। संगत लवण का मतलब जो धातु रहेगा और अम्ल का जो दूसरा पार्ट रहेगा ऋणात्मक मूलक, उसके साथ वो लवण बनाएगा। ऐसे दिखा दिए हम आपको समझने के लिए। दूसरा है, मान लीजिए सोडियम है, HCl से विक्रिया करेगा, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, और प्लस H2 गैस, यहाँ छूट गया H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ऐसे दिखा देंगे ये मुक्त का। मान लीजिए पोटेशियम प्लस H2SO4 है, ये भी अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्ल किसको बोलते हैं तो हम लोग पढ़ ही गए दूसरा चैप्टर में। तो ये इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन क्लोराइड है ये, इसको मैंने क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और नाम पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन सल्फेट है ये। क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट है ये, नहीं तो हाइड्रोजन सल्फेट है, तो ये तो जो है हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, सल्फेट बचेगा, सल्फेट इसके साथ मैंने क्या नाम होगा, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम K प्लस होता है, सल्फेट SO4 2 माइनस, तो ये वाला दो यहाँ जाएगा, ये वाला एक जाएगा यहाँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4 संगत लवण प्लस H2। बोलिए क्लियर है, लिखा जाएगा ना। एक आध और लिख लीजिए, मैग्नीशियम है प्लस HCl है। चलिए HNO3 के साथ बनाइए, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको आपको बनाना है। सामान्यता क्या आप सीखें कि जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हैं वो अम्ल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे।
हेलो, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखना है। नोट करके पहला पॉइंट, हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल से ये धातुएं अभिक्रिया करती हैं। अपवाद है, जैसे कहा गया कि अम्ल से अभिक्रिया में क्या कहे आपको कि धातु से वही अभिक्रिया करेगा, अम्ल से वही अभिक्रिया करेगा जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो नीचे वाला मतलब कॉपर वगैरह जो बच गया ये अभिक्रिया नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ। नोट करके आपको बतलाएं कि जनरल अम्ल के साथ तो ये नहीं करेगा, सभी अम्ल के साथ नहीं, लेकिन जो प्रबल ऑक्सीकारक होगा, प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, तो ऑक्सीकारक तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन बहुत नहीं है। तो प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब होता है, कैसे आपको बतला है, याद रखिए ना, H2SO4 और HNO3 ये जो है ये प्रबल अम्ल है, प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है। ये दोनों से कॉपर अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता, ये बात ध्यान देना है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन का स्थिति नहीं है, ये नोट मतलब अपवाद स्वरूप है, केमिस्ट्री है, सब अपवाद होता ही है। जनरली अम्ल से अभिक्रिया वही धातु करेगा जो क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर है, नीचे वाला करेगा किससे, प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल रहेगा उससे, HNO3 और H2SO4 से। जैसे कॉपर है तो इससे जो है HNO3 अभिक्रिया करता है, बनता है क्यूप्रिक नाइट्राइड HNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 और प्लस H2। पहला ये हर एक रिएक्शन को संतुलित करना आपको बोल दिए हैं। H2SO4 से भी अभिक्रिया करेगा, बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस SO2 और प्लस H2। हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं हो रही, बात ध्यान देना है, ये एक अलग बात है, ये बात जो है अलग है। बाकी धातु से अभिक्रिया, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाला जो धातु है, जब वो अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस मुक्त हो रहा था, जबकि यहाँ H2 गैस मुक्त नहीं हो रहा है। हालांकि हाइड्रोजन गैस बनता है लेकिन ये प्रबल ऑक्सीकारक है, इसीलिए उसको H2O में परिवर्तित कर देता है। जो H रहता है ना, H2 हाइड्रोजन गैस तो बनता है इस अभिक्रिया, जैसे ही बनता है तो यहाँ कौन है, प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब यह है कि ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध करा देगा, किसी को ऑक्सीजन आसानी से दे देगा। तो ऐसा है जो ऑक्सीजन दे सकता है तो इसको भी तुरंत ऑक्सीजन दे देता है। तो जो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस, वो किससे परिवर्तित हो जाता है, H2O में, जल में। रिएक्शन फिर इस बात को लिख लेना है। उपयुक्त अभिक्रिया में उपयुक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनते ही प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल ऑक्सीजन प्रदान कर उसे जल में परिवर्तित कर देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान कर उसे जल में परिवर्तित कर देते हैं।
चलिए समझ गए बात। मतलब हाइड्रोजन ऐसे निर्माण होता है, मतलब फाइनली रह नहीं पाता है क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक है। ये प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन दे सके, और प्रबल मतलब बहुत आसानी से दे देगा, जल्दी दे देगा। तो जैसे ही H2 बनता है तुरंत उसको ऑक्सीजन जाकर दे दिए, तो H2 था वो मिल गया, तो H2 जल हो गया, ये बात होता है। चलिए आगे हेडिंग देना है, ये हो गया आपको। नेक्स्ट हेडिंग देना है एक चीज इसमें और है, अपवाद पर अपवाद होता है। अपवाद आपको क्लियर झंझट नहीं हो रहा है? अम्ल का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लास में समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। एक और अपवाद है, इसीलिए ऐसा बात बोल रहे हैं। देखिए अपवाद पर भी अपवाद है। हम लोग क्या सीखे अभी कि जो अधिक क्रिया ये जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल, प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है ये, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन आसानी से प्रोवाइड करा देता है, इसीलिए जो H2 बनता है उसको नहीं रहने देता है, H2 में परिवर्तित कर देता है। लेकिन यही परिस्थिति नोट का पहला पॉइंट इसीलिए लिखवाए थे, दूसरा लिखिएगा, माने ये अपवाद का भी अपवाद है। क्या अपवाद है कि HNO3 के बारे में क्या भी हम लोग जाने, HNO3 जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, तो इसके उपस्थिति में हाइड्रोजन का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अपवाद स्वरूप दो ऐसे तत्व हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये जो है ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेते हैं, ये अपवाद हो गया। क्या बनेगा? MgNO3 का होल्ड वाइज मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2, यहां पर हाइड्रोजन बन जाता है। रियल अपवाद यही है, इसीलिए केमिस्ट्री में अपवाद का कारण है, यहां तो हम कारण बता दिए। अगर आपको कोई पूछे कि क्यों नहीं हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन हम लोग तो पढ़े कि अम्ल से विक्रिया करेगा, कोई भी धातु अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, कोई भी करेगा तो बनेगा। लेकिन हम यहाँ अपवाद वैसा नहीं है, अपवाद तो बढ़िया कहा ही जा रहा है नियम के अनुसार, उसका कारण है। कारण क्या कहा गया कि चूंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है, तो प्रबल है इसलिए H2 बनता है, तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं उसको। यहां पर क्या, ये यहाँ अपवाद है, यहाँ जो है ये नहीं ऑक्सीजन देने देता, ये धातु है ना, ये धातु जो अधिक क्रियाशील है, यहाँ धातु ये ऑक्सीजन लेने का काम किसका था? इससे पहले लवण बनाने का तरीका बतला रहे थे, तो क्या बता रहे थे? ऑक्सीजन लेने का काम था धातु का। तो मान लीजिए कि फी लेने का काम अगर यदि मेरा है और हम पूरा फी लेने में माहिर हैं, तो हम आसानी से ना फी वसूल लेंगे। मतलब ऑक्सीजन लेने का काम कॉपर का, तो ये ऑक्सीजन अच्छा से पकड़ेगा तब ना रह पाएगा। हम फी लापरवाही से लेंगे तो मिल पाएगा सब, आधा लेके चला जाएगा। तो ये कम क्रियाशील है, मतलब लापरवाह है, इसलिए कुछ ऑक्सीजन को छोड़ देता है, कुछ ऑक्सीजन को छोड़ देता है, तो कुछ ऑक्सीजन को छोड़ेगा उसके बदले मुंह ले लेता है। ये लापरवाह नहीं है, ये एकदम स्ट्रिक्ट है, कड़क है, माने अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील इसीलिए ऑक्सीजन को छोड़ता ही नहीं है, जो ऑक्सीजन उसको पकड़ लेता है। तो जब ऑक्सीजन स्वतंत्र है ही नहीं है तो कैसे जा पाएगा इसके पास, H2 बना रहता है, माने अधिक क्रियाशीलता कारण ऐसा होता है। चलिए बात आपको अच्छे तरीके से समझना। अम्ल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अब इससे संबंधित एक और बात रह गया अभी, अपवाद वाला नहीं, अलग से। तब फिर हम लोग ये तीसरा रासायनिक गुण अम्ल से विक्रिया पढ़ रहे थे, ठीक है, तीसरा से अम्ल से विक्रिया, चौथा एक और पढ़ेंगे, तो उससे पहले एक और बात समझना है। ऐसे हेडिंग देना है कॉपी पर, ऐसे तीर देकर लिखेंगे, इससे ऐसे लिखना है, ध्यान दें, हेडिंग देना, क्या देना है, ध्यान दें। फिर अम्लराज हेडिंग देना, अम्लराज, पोर्टुगल में पूछता इसीलिए था, इक्वारिजिया, अम्लराज, नाम सुने हैं? अम्लराज का मतलब क्या है? जो अम्लों का राजा हो, जो अम्लों का राजा हो उसको क्या कहेंगे? अम्लराज। जो अम्लों का राजा है, तो अम्ल का राजा, राजा का मतलब क्या समझते हैं आप? बाकी से अलग गुण हो, शक्तिशाली हो, उसको बोलते हैं। मतलब अम्ल राज है, वो अम्लों का राजा है,
मतलब जो अम्ल का गुण है उसमें वो सबसे अधिक रहता है। क्या है ऐसा? तो क्योंकि ये अकेले नहीं है, ये मिला हुआ है, दो अम्ल मिल करके और अम्लराज का निर्माण करता है। HCl और नाइट्रिक अम्ल, HCl और नाइट्रिक अम्ल के 1:3 में जब ये अभिक्रिया करते हैं, मतलब 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, तो किसका निर्माण होता है? अम्लराज का। और अम्लराज इतना अच्छा प्रबल अम्ल हो जाता है कि ये किसी भी धातु से भी कर लेगा। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि कम क्रियाशील रहेगा तो अभिक्रिया नहीं होगा, जैसे सोना चांदी, तो उससे भी कर लेगा। सोना जो है, सोना को साफ करने के लिए जो यूज करते हैं वही अम्लराज होता है। आप कभी ज्वेलरी की दुकान पे जाइएगा तो सोना ऊपर जो साफ किया जाता है ना, मतलब सोना भी, अब सोना साफ किया मतलब अभिक्रिया हो रहा है, तो वो कराया जाता है नाइट्रिक अम्ल से ही, सॉरी नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज से ही। अम्लराज क्या है? अम्लों का मिश्रण, दो अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3। 3 भाग रहता है HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। डैश देके लिखना है, डैश देके लिखिए। अम्लराज, अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्रैकेट के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जिसमें इनका अनुपात 3:1 होता है, 3:1 होता है। अर्थात 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। पैराग्राफ चेंज। अम्लराज इतना प्रबल अम्ल होता है कि, अम्लराज इतना प्रबल अम्ल होता है कि यह अत्यंत कम क्रियाशील धातुओं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि से भी आसानी से विक्रिया कर लेता है। चलिए हो गया, ऐसे लिख देना है HCl प्लस HNO3, ये दोनों रहेगा, अम्लराज बनेगा, अम्लराज यही है। ये रहेगा 3:1, 3 भाग HCl, इसको बना लेना है। चलिए, अम्ल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे आप कंफर्म मानिए बोर्ड में 2 से 3 नंबर आएगा आपको। अम्ल से कुछ जानकारी, धातु का भी एक पूछ लेगा 1 नंबर में, अम्लराज क्या है 2 नंबर पूछ लेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा। 2 नंबर कम से कम जरूर यहां से रहेगा केवल, जो आज का लेक्चर है। हम प्रयास किए हैं आपको कि मतलब समझ में आ ही जाए, इतना तो प्रयास किए हैं। आप इसको 2 बार देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आज का। चलिए आगे हेडिंग देना है, चौथा और अंतिम है रासायनिक गुण। अन्य धातु के लवणों से अभिक्रिया, हेडिंग देना है अन्य धातु के लवणों से अभिक्रिया, अन्य धातु के लवणों से अभिक्रिया। चलिए इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं। आप अम्ल की अभिक्रिया अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, इसमें किस तरह कोई त्रुटि नहीं रहना चाहिए। बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।